ओके, सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, तो वो होती है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल या इसका एक और नाम होता है जो आपकी बुक में शायद नहीं दिया गया है, एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो एंगुलर क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अच्छा, जो जैसे कि एन होता था, एन आपको रिप्रेजेंट करता है शेल। ओके, तो जैसे आप अपना घर लेते हैं, तो घर के अंदर आपके सब डिवीजन क्या होता है, रूम्स होते हैं, है ना। कि एक बड़ा सा घर होता है, उसके अंदर रूम्स होते हैं, उसके अंदर बेड होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे ही शेल को एक तरीके से आप घर मान लो, तो उसके अंदर एक सब डिवीजन होता है सब शेल, मतलब रूम टाइप का। तो हर एक शेल के अंदर एक सब डिवीजन होता है सब शेल। ओके, मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा। तो क्या होता है आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो पहला पॉइंट जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एल रिप्रेजेंट्स सब शेल। एल रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यस सर। सब शेल लिख लो, बेसिकली क्या होता है ब्रैकेट में लिख लेना। सब शेल क्या होता है आपका, अ सब शेल, अ सब शेल, अ सब शेल is a subdivision. A subshell is a subdivision of a shell. बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, a subshell is a subdivision of cell. Okay, it represents subshell. Second point लिखना, subshell are only of subshells are only of four types. केवल 4 टाइप की होती है सबशेल बेटा। एक होता है एस सबशेल, एक होता है पी सबशेल, एक होता है डी सबशेल, और एक होता है एफ सबशेल। आगे भी हो सकती हैं, समझ लो, बहुत क्लियरली ये पॉइंट समझ लो। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा कि केवल 4 टाइप की होती हैं, हमें 4 टाइप की जरूरत पड़ती है। जितने हमारे एटम्स हैं, जितने हमारे पास एलिमेंट है, उनमें हमारा 4 में काम चल जाता है। अगर मान लो कल को कोई एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो उसके लिए हम हो सकता है एक नई सबसेल डिफाइन कर दें जी, उसके बाद फिर एच, ऐसे करके डिफाइन करते हुए जा सकते हैं। बट हमारा काम 4 में ही चल जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अभी फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ सबशेल। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ऐसा नहीं, जैसे मतलब अब ऐसे सोचो, आपके पास एक बहुत बड़ा सा घर है, बट घर में 4 लोग ही रहने वाले हैं, तो स्पेस बहुत सारा है, बट 4 लोग ही रहने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 रूम बनाएंगे एट मैक्स, ठीक है। या मर्जी हो तो आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, स्टोर रूम भी बना सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट एट मैक्स 4 रूम बनाएंगे। बट कल को मान लो एक नया मेंबर आ जाता है फैमिली में, तो आप एक अगर आपके पास स्पेस है, तो आप एक 5th रूम भी बना सकते हैं। तो उसी टाइप का है ये, ठीक है। कि अभी आपके पास केवल 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स हैं, क्योंकि आपको 4 की ही जरूरत पड़ती है। बट इट डज नॉट मीन कि आप 4 तक ही लिमिटेड है। इफ यू नीड यू कैन ऐड अनदर सबशेल जी एंड एच, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हमें केवल 4 की ही जरूरत पड़ती है। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। तो सबशेल्स आर ओनली ऑफ 4 टाइप, एस, पी, डी एंड एफ। ओके, सो अब क्या होता है समझना जरा। जो 4 टाइप के सबशेल्स हैं उनके लिए वैल्यूज डिफाइंड है, कि जो एल की वैल्यू होती है वो एस सबशेल के लिए 0 होती है, जो पी सबशेल है उसके लिए 1 होती है, डी सबशेल है उसके लिए 2 होती है, और एफ सबशेल है उसके लिए 3 होती है। अगर कल को एक जी सबशेल आ जाता है सपोज कर लो, तो उसके लिए 4 हो जाएगी। तो ये वैल्यू फिक्स्ड होती है कि एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है, पी की वैल्यू क्या है, 1 है, डी की वैल्यू क्या है, 2 है, एफ की वैल्यू क्या है, 3 है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा,
अब जो होता है, जो एल होता है वो इनकी शेप क्यों भी बताता है। जो एस सब शेल होती है, जैसे सबका जरूरत थोड़ी कि जो घर में रूम हो वो सभी आइडेंटिकल हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। जो बड़ा रूम होगा उसमें कोई मतलब बड़ा होगा, अगर बच्चे के लिए रूम होगा तो वो छोटा सा रूम होगा। तो उस हिसाब से जो आपके शेल, जो सब शेल्स होती है उनकी एक शेप होती है। जो एस सब शेल होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोल गोल होता है। अगर पी जो सब शेल होता है उसको हम बोलते हैं डम्बल। डम्बल मतलब सिंपल ऐसे जैसे डम्बल दिखते हैं। ओके। डी जो होता है वो मोस्टली डबल डम्बल होता है, बट इसको हम थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। डबल डम्बल होता है बट नेसेसरी ऐसा नहीं होता। तो डबल डम्बल मतलब ऐसे एक डम्बल हो गया, एक डम्बल ऐसे हो गया। एफ को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसकी शेप आपको नहीं पढ़नी है। तो ये इनकी शेप्स होती हैं कि ये सर्कल दिखता है, ये डम्बल दिखता है, ये डबल डम्बल दिखता है, ये कॉम्प्लेक्स शेप होती है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आपका ये होता है, अब समझना। तो ये आपको एल क्या क्या डेफिनेशन देता है, ये सबशेल के बारे में बताता है कि कौन सा सबशेल यूज हो रहा है और उसकी शेप क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, समझना जरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं इस पे। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। पॉइंट नंबर डी होगा यस। तो लिखो, द वैल्यू ऑफ एल इज फ्रॉम, नहीं ऐसे मत लिखो, रुको, ऐसे मत लो। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, for a given value of n, the value of L is from 0 to n minus 1, only integers, okay, only integers लेंगे 0 to n minus 1 तक। अभी मैं समझाता हूँ इसको डिटेल में। 0 to n minus 1 होंगे, ओके। करें हाँ सर। ना, सपोज कर लो मैंने n की वैल्यू ली 1, क्वेश्चंस करते हैं। सपोज मैंने n की वैल्यू 1 ली, तो n की वैल्यू n ली है तो 1 लिया, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 to n minus 1। तो l की वैल्यू कितनी होगी, कम ऑन निकाल सकते हो आप तो खुद। अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो बेस्ड ऑन द अबव पॉइंट l की वैल्यू कितनी होगी, 0 0, ठीक है। क्योंकि 0 to n minus 1 होता है, तो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 0 तो आएगा, तो l की वैल्यू 0 होती है। अब समझना, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना तो सब कोई कर सकता है। अच्छा ये बताओ, l बराबर 0 के लिए कौन सा सबशेल यूज करते थे हम, S एस। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1s। 1 हो जाता है आपका, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर, s रिप्रेजेंट करता है आपका सब शेल। क्लियर हुआ पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन का? अच्छा अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अगर n बराबर 2 लेते हैं, अगर n बराबर 2 लेते हैं तो l की क्या क्या वैल्यूज होंगी, सोचो और बताओ। 0 and 1 l की वैल्यू अगर हमने n की वैल्यू 2 रखी तो 0 to 2 minus 1, तो क्या होगा, एक तो 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है ना। तो l बराबर 0 हो गया और l बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका l बराबर 0 के लिए कौन सा सबशेल यूज होता था, सर बी। l बराबर 0 के लिए बेटा, l बराबर 0 देख सकते हो आप, याद करने अच्छा एल बराबर 0 के सर एस। s, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2s। सर आप लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा हूँ। स्लाइड नंबर 4 पे जाना बेटा, अपने एंड पे। सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सर क्लियर है। ओके नहीं, इनके एंड पे बेटा स्लाइड नंबर 4 पे जाओ, अभी दिख रहा है आपको? नहीं सर। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, बॉटम में 1 2 3 4 करके लिख के आ रहा होगा। हाँ सर। तो वहां पे 4 पे जाओ, मतलब 1 2 3 करके नंबर होगा, उस पर क्लिक करो तो 4 नंबर पे जाओ आप, अपने आप हो सकता हाँ है सर चेंज दिख गया। आ रहा है, अब दिख रहा है। अच्छा हाँ। अगर l इक्वल्स टू 1 पे आते हैं हम,
अगर l इक्वल्स टू 1 के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू थी? s था, p था, d था या f था? देखो देख सकते हैं आप कौन सा सबशेल यूज होगा l बराबर 1 के लिए। बाकी भी बोलते हैं। देखिए पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर सी पढ़ाया था ना कि l इक्वल्स टू 1 के लिए सर 2p। 2 मत बोलो, केवल p यूज होता है। l बराबर 1 का मतलब क्या है? p। और आप कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन से मैं पूछता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट। कोई बताएगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2D क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? सर 2D एग्जिस्ट तो करता ही है। नहीं करता बेटा, 2D एग्जिस्ट नहीं करता। आपसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा सर एनर्जी लेवल का होगा ना सर, 3s और 2d एक का मिनट एक मिनट, नहीं एनर्जी लेवल तो ठीक है आपका आंसर, बट मैं पूछ रहा हूँ ऐसे जो अभी मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे बताइए कि 2D क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। कोई कुछ बोल रहा था? क्योंकि जैसे डी में जो सेकंड शेल जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक्यूमुलेट कर पाता जितने मतलब डी में, SnP में 2 की पूरी लिमिट खत्म हो जाती है सेकंड शेल की। हाँ, या आप सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो आप कह सकते हैं क्योंकि 2D का मतलब n की वैल्यू कितनी है? 2 है। और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n l की वैल्यू कितनी हो सकती है? केवल 0 एंड 1 हो सकती है। और फॉर 2D दैट इज फॉर यूजिंग d यू नीड l बराबर 2, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। I'll repeat again, 2D क्यों नहीं एग्जिस्ट करता या 2f क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? बिकॉज 2D या 2f का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2, l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 एंड 1 ही हो सकती है केवल। और जबकि d के लिए आपको l की वैल्यू 2 चाहिए, f के लिए आपको l की वैल्यू 3 चाहिए, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्लियर है पॉइंट? बोलिए। हेलो, I'll repeat again। देखो, अगर मैं n इक्वल्स, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन लिख लो पहले, यहीं पे क्वेश्चन लिख लो, why the 2D and 2f does not exist। क्वेश्चन लिखो, why the 2D and 2f does not exist। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? हेलो, हाँ सर। ओके, why the 2D and 2f does not exist? क्योंकि 2D लिखना, because for 2D and 2f means n equals to 2। for the 2D and 2f means n equals to 2, and for a given value of n equals to 2, and for 2D and 2f means n equals to 2, and for a given value of n equals to 2, the permitted values of L are 0 and 1. The permitted values of L are 0 and 1, which means only S and P orbital, S and P subshell, which means only S and P subshell, which means only S and P subshell. ठीक है? For 2D to exist, for d orbital to exist, L need to be 2, and for f orbital to exist, L need to be 3, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लिख लेना है भी, for d subshell to exist, L should be equal to 2. For d subshell to exist, L should be equals to 2, and for s subshell to exist, L should be equal to 3, which is not possible here. क्लियर है? सभी लोग बोलो भाई, अब क्लियर हो गया ये? यस सर। अच्छा, अभी और अभी एक बार फिर से ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, तो और क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूँ n इक्वल्स टू 3। चलो मैं पूछूंगा, कोई बताएगा नहीं, ठीक है?
एक कौन होगा, या आप मैसेज कर दो n इक्वल्स टू 3 के लिए l की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। सर क्या? सेंड मी द मैसेज फॉर n इक्वल्स टू 3 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ l दैट आर पॉसिबल। मैसेज करिए फॉर n इक्वल्स टू 3 वैल्यूज ऑफ l आर 0 to n-1। तो फॉर n इक्वल्स टू 3 वैल्यूज ऑफ l दैट आर परमिटेड आर, मैसेज भेजिए। सही है आदर्श? सही है नियति? सही है सोहम? बाकी लोग भी भेजो भाई, ऐसा ऐसे डिफिकल्ट तो है नहीं। सही है मिली? सही है जैन? ओके आई गेस सबको समझ में आ गया। तो 0 है, 1 है, 2 है। अच्छा 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सा सबशेल होता है? क्या सर? 0 के l इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सा सबशेल होता है? S। S। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? थर्ड शेल सर 1s 2s और वो नहीं, थर्ड शेल एंड S सबशेल। l इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? सर P। P। तो थर्ड शेल एंड इतना। l इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? सर D। D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3D। तो आपसे अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कि 3F क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? Why the 3F does not exist? लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना why the 3F does not exist। Why the 3F does not exist? लिखो। तो आंसर क्या देंगे आप, कोई बताएगा? क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? अभी तो जैसे पिछला वाला कराया था वैसे कोई बताइए। एनीवन? नमन, त्रिशा, वान्या? बोलिए भाई, नाम ले रहे हैं आपका। एनीवन? नहीं पता, नहीं आती, आप बताइए। Why the 3F does not exist? because जैसे पहला वाला कराया था वैसे बताइए। बिकॉज F का लाइक जो S F- T एंड D होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं वो F के लेवल को लाइक भर देते हैं जितने नहीं इलेक्ट्रॉन्स। नहीं नहीं, ऐसे ठीक है, सही है, वो भी आंसर सही है, बट जो अभी मैंने बताया उस तरफ से समझाइए कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, l के n इक्वल्स टू 3, l की कौन कौन सी वैल्यूज परमिटेड है? 0 1 and 2। 0 1 एंड 2। और जबकि f ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए l की कौन सी वैल्यू चाहिए? 3। तो वो परमिटेड नहीं है यहाँ पे, इसलिए 3F एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है सबको? फिर से एक बार क्वेश्चन करा दिया ऐसा, अब तो क्लियर हो गया? यस सर। लिखिए फॉर ए बिकॉज 3F डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज for a given value of n equals to 3, for a given value of n equals to 3, the permitted values of L are 0 1 and 2, 0 1 and 2। 0 1 and 2। So F or F subshell, so F subshell does not come into the picture or play, does not come into the picture, for it requires L is equal to 3, for it requires L equals to 3। ओके अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर n इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो l की परमिटेड वैल्यूज क्या होंगी?
बोलो। सर क्या? वो 1 2 3 0 1 2 3। तो 0 का मतलब कितना हुआ 4s। क्लियर है? 1 यस का सर मतलब कितना हुआ 4p। 2 का मतलब कितना हुआ 4d। 4D और 3 का मतलब कितना हुआ 4f। 4F। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि d ऑर्बिटल की जो एंट्री होती है वो कौन से शेल में होती है? थर्ड शेल में। जो d सब शेल है उसकी एंट्री किस शेल में होती है? जब थर्ड शेल आता है पिक्चर में। और जो f ऑर्बिटल है, सॉरी, जो f सब शेल है उसकी एंट्री कब होती है? जब आपका फोर्थ शेल पिक्चर में आता है। इतना याद रखेंगे कि जो हाँ डी सर। डी सब शेल है, चाहे नोट करके लिख लो, डी सब शेल is available only from third shell onward, while the F subshell is only available from the fourth shell onward. Okay, यस। clear है? अच्छा, अब एक बार फिर से यही करेंगे, समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। आपके बुक में इतने अच्छे से दिया नहीं है तो प्लीज ढंग से नोट्स बनाना। हम स्लाइड नंबर 5 पे आ गए, चेंज कर लेना अपने एंड पे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, the number of electrons in a subshell is 2 times 2l plus 1। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल है। और जो 2n स्क्वायर था वो क्या था जो पिछले वाले में पढ़ा था? बहुत डिफरेंस समझ लो, क्योंकि डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल इज कितना है? 2l प्लस 2 टाइम्स 2l प्लस 1। और जो पिछला वाला पढ़ा था वो क्या था बेटा? 2n टू स्क्वायर। इंटू टू मतलब n स्क्वायर। वो था क्या? वो था क्या मतलब उसको लैंग्वेज में क्या बोलोगे? शेल। वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। डिफरेंस समझ रहे हैं? हाँ सर। कि जैसे मैंने घर बताया ना, घर और रूम का एग्जांपल लिया, तो 2n स्क्वायर हो गया आपके पूरे घर में कितने लोग हैं। और सबशेल का मतलब आपके कमरे में या जो भी रूम आपने चेक किया है उसमें कितने लोग हैं। डिफरेंस समझ रहा है? शेल का मतलब और सबशेल का मतलब उस रूम में कितने रूम है जिसमें आप काउंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ डिफरेंस? हेलो, यस सर। डिफरेंस समझ में आया? कि 2n स्क्वायर का था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, और वो क्या है? सब शेल। शेल मतलब क्या हो गया? जैसे 1 2 3 4। सब शेल क्या हो गया? जैसे SPDF। क्लियर है? यस यस सर। सर अच्छा, तो चलो अब बात करते हैं। पहले ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो प्लीज ध्यान देना, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर ढंग से आप पढ़ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर मान लो मैं L इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, तो कौन सी सब शेल होती है वो? L इक्वल्स टू 0 का मतलब कौन सी सब शेल होती है? सर S। S। तो S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैसेज भेजिए सभी लोग, आंसर मत देना, मैसेज भेजो, या चारों के मैसेज भेजो। ऐसा करो, L इक्वल्स टू 1 का मतलब P होता है, L इक्वल्स टू 2 का मतलब D होता है, L इक्वल्स टू 3 का मतलब F होता है। तो चारों सबशेल में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? सर S में 2 होंगे, P में 6 होंगे, D आंसर मत में दो, 10। अरे मैसेज भेजो, मैसेज भेजो बेटा, सभी लोग मैसेज भेजो ताकि सब लोग बोल लें। सभी लोग भेजिए मैसेज। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? सही है सोम आपका, आगे। हाँ सही है, बाकी लोग भी भेजिए। सही है आदर्श, आगे भेजिए, पूरे चारों भेजिए। बेटा ढंग से काउंट करो, गड़बड़ कर दिया आपने थर्ड में आदर्श। देखिए तो आपका कितना होगा, वैल्यू रख के देखो, सीधे सीधे कैलकुलेट करके देखो।
शुरुआत के दोनों सही है, थर्ड वाला गलत कर दिया आपने, करिए सही से। भाई सब लोग को इतना तो टाइम नहीं लेना चाहिए, अब तक तो भेज देना चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन है ये तो। क्या इतना डिफिकल्ट है क्या ये? त्रिनाव, बेटे बेटा नियति, बेटा कैलकुलेट करो ढंग से। आदर्श आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे। फॉर्मूला क्या है? 2l+1, 2 टाइम्स 2l+1। तो l की वैल्यू रख के सीधे कैलकुलेट करना है ना आपको, इसमें ऐसा तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं। क्या हुआ जेन बेटा, नहीं हो रहा है क्या? नमन, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ मिली सही है, ये सही है आदर्श, आपका 10 होगा। बचा हुआ करिए, फोर्थ वाले का भी भेजिए। हाँ सही है, सही है त्रिशा बेटा, सही है नियति। ओके बेटा 21 कैसे होगा? मिली लास्ट वाला कैलकुलेट करके देखो, 21 तो ही होगा। वैल्यूज रख के देखिए आप। त्रिशा, वान्या, भाई आप लोग तो बोल ही नहीं रहे, क्या मतलब है? हाँ सही है, सही है मिली अभी आपका। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। तो आपको पता है कि फॉर अ गिवन एस सब शेल आपके एल की वैल्यू 0 होती है। तो आंसर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इंटू 2 टाइम्स 0+1। तो आंसर कितना हुआ? 2। यहाँ पे कितना? पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1+1, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर? 6। तो डी की वैल्यू कितनी होती है? 2 टाइम्स 2 इंटू 2+1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10। एफ के लिए कितना होता है? कोई बात नहीं मान्य मतलब। तो यहाँ पे कितना? 2 टाइम्स 2 इंटू 3+1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 14। तो देखिए आपके इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फिक्स है कि जब आपकी एस सबशेल होगी तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। जब आपके पी सबशेल होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। जब आपकी डी सबशेल होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। जब आपके एफ सबशेल होगी तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 14 हो सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? बोलिए सभी लोग, जिसको ना क्लियर हो तो प्लीज, क्लियर है इतना? कुछ रिपीट करना हो तो बता दो, क्योंकि इसके बाद वाला हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक साथ एसोसिएट करके देखेंगे। इतना क्लियर है सबको? बोलिए। Yes, sir. ओके अब हम देखते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को एसोसिएट करके। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। अच्छा अब देखो, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मैक्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं यहाँ पे? बताइए। अभी तो फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा 2n², याद है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन अ शेल नंबर 1 कितने हो सकते हैं? सर 2। यस, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर आप इलेक्ट्रॉन, 6 स्लाइड में आ गए ना? 6th स्लाइड में। हाँ 6 स्लाइड में आ गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1², तो वो कितना होता है? 2। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, ये मैं पहला पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को एसोसिएट कर रहा हूँ। n इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? n इक्वल्स टू 1 के लिए l की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है? किसके लिए? फॉर n इक्वल्स टू 1 l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? Sir, 0.
0 बस, ठीक है। तो 0 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 1s, इतना क्लियर है। Yes, sir. और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? Sir, 2. तो देखो दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे? देखो क्या दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे? Yes, sir. अब आते हैं सेकंड के लिए। n इक्वल्स टू 2 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? Sir, 8. यस, ओके। अच्छा, n इक्वल्स टू 2 के लिए l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? सर Sir, 0 से 1। 0 to 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s, यहाँ पे कितना हो गया 2p, क्लियर है। यस सर। s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सर 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सर 8। तो देखो क्या वैल्यू एग्जैक्टली मैच कर रही है। Yes, sir. अगर थर्ड पे आते हैं n इक्वल्स टू 3 के लिए, करिए आप लोग करिए, देखो क्या वैल्यू चेंज हो रही है। n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 दोनों के लिए करो। और जिसका नहीं है वो मुझे अगर हैंड रेज नहीं कर सकता तो मैसेज भेज दे कि मेरा नहीं हुआ, सो दैट आई कैन नो कि कितने लोगों का हो गया है। करिए, ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस, आपके 3 मिनट है करने के लिए। और जिसका ना हो मैसेज भेज देना, जैसे मैंने किया है वही करना। समझ में आ गया ना क्या करना है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, कि ये समझ में आ गया ना कि क्या करना है। चलिए करिए। सर हो गया। n इक्वल्स टू 4 के लिए भी हो गया। हाँ सर। सही है, बहुत जल्दी कर लिया, नाइस। बाकी लोग करते, जिसका होता जाए हैंड रेस करता जाए, जिसका होता जाए हैंड रेस करता जाए। तो
डिस्कनेक्ट हो गया था आई गेस। ओके, तो इसका हो गया, हैंड रेज कर दे so that I'll know. Come on, इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। नाइस, तो देखते हैं फॉर n इक्वल्स टू 3 अगर हम लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? सर n इज इक्वल टू 3 में मैक्सिमम होगा 18। 18 यस, 18 हो गया आपका, ठीक है। और n इक्वल्स टू 3 की बात अगर करते हैं तो वहां पे l की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 सर 1 0 2 1 2। तो इसका मतलब कितना हुआ? ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर s में 2 कितने होते हैं? 2। p में कितने होते हैं? 6। 6 d में कितने होते हैं? 10 10। तो टोटल कितना हो गया अगेन? 18 क्लियर है इतना? यस सर। अगर हम n इक्वल्स टू 4 के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 32। इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो कितना हो गया ये? 32। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका? 4s 4p 4d 4f। तो यहाँ पे कितना होगा आपका? 2 6 10, इसमें कितने होते हैं? 14। तो टोटल का सम कितना हो गया? 32 क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि 4f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या अगर अगर मान लो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि से फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे पूछे क्वेश्चन दो तरीके से कि 4th शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 4th शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ 32, ठीक है। तो राइट डाउन अ क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 4f इज इक्वल टू 32। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना बोलोगे आप? सर क्या? 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपसे पूछे तो? सर 14 14। क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन Okay. दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने बताया कि आपसे पूछा जाता है घर में कितने लोग हैं या कमरे में कितने लोग हैं, तो उस तरीके से घर हो गया आपका शेल, कमरा हो गया आपका सब शेल। क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, नाउ अब हम आते हैं थर्ड पे। ये पढ़ा तो नहीं पाएंगे पूरा, बट लिख लेते हैं। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस m से। लिखना, it gives permitted orientations of orbitals. परमिटेड ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, इसका मतलब क्या है समझेंगे अभी हम, चिंता मत करो। अब देखो पहले इतना समझ लेते हैं कि ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्बिटल्स से मतलब क्या है हमारे, सॉरी नॉट ऑर्बिटल, पार्डन मी, सबशेल्स। ऑल्दो सेम ही चीज है बट फिर भी। परमिटेड ओरिएंटेशंस ऑफ सबशेल, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल का मतलब समझते हैं।
अच्छा ये बताओ, अगर कोई आपके पास पहले हम इसमें डालते हैं हेडिंग एस सब शेल, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एस सब शेल। तो एस सब शेल आपका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने पढ़ाया अभी आपको, सर स्फीयर लाइक शेप। स्फेयर होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप का क्या कोई ओरिएंटेशन हो सकता है, वो तो केवल स्फेयर ही रहेगा, ऐसा कोई उसका कोई ओरिएंटेशन हो नहीं सकता। मतलब इसका केवल एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल, मतलब स्फेयर है, उसको चाहे जहां पे रखोगे वो स्फेयर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका केवल एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है, ओके। मतलब ऐसा तो है नहीं कि स्फेयर को एक्स एक्सिस पे रख सकते हो, वाई एक्सिस पे रख सकते हो, या जेड एक्सिस पे रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक ही तरीके का ओरिएंटेशन होता है, तो सिंगल ओरिएंटेशन है इसका, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, पूछे। नो सर। ओके, अब हम आते हैं पी सबशेल। पी सबशेल आपका शेप क्या होता है, सर डंबल लाइक शेप। डंबल लाइक शेप होता है। अब इसमें देखो, इसमें तीन तरीके से इसको रख सकते हो, या तो इसको आप एक्स एक्सिस पे रख सकते हो डंबल को, या तो आप इसको वाई एक्सिस पे रख सकते हो, या तो आप इसको जेड एक्सिस पे रख सकते हो, ठीक है। ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, तो इसको तीन ओरिएंटेशन में रख सकते हैं। तो इसका हम नाम देते हैं उसके बेसिस पे कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, बस किस डायरेक्शन में रखा गया ये एक डिफरेंस है, कि इनका डायरेक्शन क्या है इसके ऊपर। कोई दिक्कत है, इसको हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं, इसको वाई एक्सिस पे रख सकते हैं, इसको जेड एक्सिस पे रख सकते हैं। क्लियर है ये। हाँ सर। अब हम आते हैं थर्ड जो है हमारा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो ऐसा सच नहीं है। डी सबशेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डी सबशेल के जो ओरिएंटेशन होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं, समझाता हूं मैं। जो डी सबशेल होता है उसमें आपके 5 ओरिएंटेशन होते हैं टू बी प्रिसाइज। अब वो देखते हैं कैसे होते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप इसको दो तरीके से, पहले तो सिंपल सा होता है कि इसको आप रख सकते हो डबल डंबल होता है टू बी मोर प्रिसाइज। तो डबल डंबल है तो मतलब ऐसा कुछ दिखता है। तो देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें 4 डंबल है एक तरीके से, तो इसमें हम इसको ऐसे रख सकते हैं, इसको एक्स वाई एक्सिस पे रख सकते हैं हम। तो सपोज कर लो हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाई, तो एक ऐसे हो गया, तो ये एक्स और वाई दोनों पे हैं, तो इसको डी एक्स वाई नाम देते हैं, ओके। ऐसे ही इसको डी वाई जेड नाम देते हैं, अगर मान लो हम एक्स वाई की जगह पे वाई जेड ले लें। मैं 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ तो मैं एक्सेस एक ही तरीके से दिखेंगे, बट रियलिटी में 3 डायमेंशनल होगा। तो ये हो जाता है डी वाई जेड। और क्या एक कॉम्बिनेशन बचा बताएंगे, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, एक और क्या कॉम्बिनेशन बचा, सर किसका? एस का? एक्सेस का कॉम्बिनेशन क्या बचा, एक्स वाई वाई जेड और सर एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स होगा सर। जेड एक्स, बिल्कुल। तो जेड एक्स बचा, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ये होता है, तो 3 तो ये हो गए। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें हम एक्स वाई लिख कैसे सकते हैं सर। ये 4 जगह पे हो गया, एक्स डैश एक्स वाई डैश, तो इसमें सभी आने चाहिए ना, तो समझा 2 जगह क्यों लिख रहे हैं? क्या सर? दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो, मान लो कि आपके एक सिंगल डंबल था, ठीक है। पहले मान लो आपके सिंगल डंबल था, तो ये है, सपोज करो ऐसे है, तो इसको एक्स रख दिया, इसको वाई रख दिया, और इसको एक जेड रख दिया। अब आपके पास अगर डबल डंबल हो गए, तो डबल डंबल का मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास एक बार इसको ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है, ये मान लो एक्स वाई है, ठीक है, और थर्ड एक्सिस आपकी मेरी तरफ आ रही है जेड एक्सिस, तो एक्स वाई ऐसे रख सकते हो, ठीक है। दिख रहा है आपको, हेलो। यस सर। इसके बाद इसको ऐसे भी तो रख सकते हो, मतलब जेड मेरी तरफ आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, और जेड एक्स हो गया, ऐसे हो गया कुछ, ठीक है सर। समझ में आया? इस तरीके से इसको आप कर सकते हो, क्लियर है। यस सर। एक मिनट सर से शेयर करना पड़ेगा।
ये चला जाता है, तो dxy डिवाइडेड dzx हो गया, तीन आपके जो है। अब देखो इसके अलावा dxy डिवाइडेड dzx के अलावा ये हो गया था आपका xy, ये हो गया था आपका yz, एक हो गया था आपका zx। अच्छा, और किस तरीके से रख सकते हो, कोई आप समझ सकते हैं? करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करेक्ट करना है, गेस करिए और कैसे रख सकते हो इसको। मतलब आपके पास एक्सिस हैं, उनमें आपको रखना है, तो इसको और कैसे रख सकते हो, सोचो। सपोज कर लो आपने एक्स वाई लिया, और कैसे रख सकते हो? मतलब दो पेन को आपको रखना है, जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया, और कैसे एक हो सकता है ओरिएंटेशन? क्या ऐसा हो सकता है ओरिएंटेशन? देखो कि बीच में रख दिया, देखो थोड़ा अलग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही। और डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई नहीं, मैं ये फिर से जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। बट फिर भी एक बार देख याद रहे, तो डी स्क्वायर है वो ऐसा होता है, होती है, और ये जेड एक्सिस के बारे में पढ़ना है, और ये ठीक है, ये मैं सारी शेप फिर से पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एस और पी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, बस आप क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर बताइए, या डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर बताइए। ओके ओके एवरीवन, यस सर। विल स्टॉप हियर, रिवाइज कर लेना जो भी पढ़ाया है, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ने जाएंगे वो वाला सर बहुत ध्यान आ गया है। Okay, so we'll stop here. This is all for today. Goodbye, everyone. Thank you, sir.